गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 2। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आउट देयर। इसका जो सब सेक्शन है, आज हम जो है सब सेक्शन 1 को कंप्लीट करेंगे। इसका जो सब सेक्शन है, ऑब्टेनिंग एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट इंगेजमेंट, कि जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपको कहता है कि हम आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, उससे कहते हैं कि वो आपको एक न्यू इंगेजमेंट ऑफर कर रहे हैं। तो इसको ये भी कहते हैं, इस चैप्टर में हम देखेंगे ये सेक्शन किससे डील करता है, एथिकल इश्यूज है। एथिकल इश्यूज एट एक्सेप्टेंस स्टेज। और ये जो है ना, ये सब सेक्शन, ये 1.5 पेजेस ऑफ दिस बुक पे ये है। और इस 1.5 पेजेस में से आपका 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप स्प्रिंग 22 देखें, आप स्प्रिंग 23 देखें, आप ऑटम 22 देखें, तो इसमें से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। ये इतना इजी चैप्टर है ये, कि इसमें ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन क्योंकि इसको छोड़ के जाते हैं, और ये बुक में जो है, अगर आप क्रैम भी कर लो, फुली क्रैम भी कर लो, तो ये एक आता है आपका जनरल। इस बुक में बहुत जनरल आपको सिर्फ एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो हर कंपनी के ऊपर जो लग सके। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से देखना होता है। एथिक्स है, छोड़ जाते हैं। पासिंग परसेंटेज इसकी कितनी है? एग्जामिनर में क्या लिखा होता है? यू विल बी शॉक्ड टू नो इट इज 14%। 3% बच्चे सिर्फ इस सवाल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, मतलब कि बाकी जो 86% है, उनके 10 से 15 मार्क्स तो नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा आपके 4 आ गए, 5 आ गए। इसमें हम देखते हैं, एक तो एथिकल इशू है, एक्सेप्टेंस स्टेज। हम देखेंगे कि 4 एथिकल इश्यूज हैं जिनको हम जो है स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका आएगा प्रोसीजर्स ऑफ इनकमिंग ऑडिटर, प्रोसीजर्स ऑफ इनकमिंग ऑडिटर, प्रोसीजर्स ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर। और इसमें हम लास्ट में देखेंगे वर्क कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्टिंग ऑडिटर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर तो गुड लक हुई और ये चैप्टर में से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो बाकी सिर्फ 40 मार्क्स लेने हैं। बाकी 40 मार्क्स आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ये आप लोग इसको इजी लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ सब पार्ट में से इसका 10 से 15 मार्क्स का सवाल आता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है, हमें देखना पड़ेगा कि 4 एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। इस चैप्टर में क्योंकि मैंने लेक्चर थोड़ा सा अपना शॉर्ट रखना होता है, तो मेरी स्पीड जरा ज्यादा होगी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किसे कहते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तब कब आता है कि जब आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इन्फ्लुएंस हो रही हो किसी पर्सनल बेनिफिट की वजह से या किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से। व्हेन प्रोफेशनल जजमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स को आता है एक्सेप्टेंस स्टेज पे? इंटेग्रिटी को आता है। इंटेग्रिटी क्या होती है? आपकी ट्रूथफुलनेस, आपकी फेयर डीलिंग्स। ऑडिटर जो है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर कोई भी रिपोर्ट में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस तरह की ऑडिटर को इस तरह की किसी भी रिपोर्ट या एनुअल रिटर्न के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? कि आप इस तरह एक्ट करो कि आपके प्रोफेशन की रेपुटेशन जो है वो अप होल्ड रहे, उसके मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये किस तरह होता है कि आपने सारे जो लीगल जो लॉज और रेगुलेशंस होते हैं उनसे कंप्लाई करना होता है, और किसी भी ऐसे एक्शन से अवॉइड करना होता है जिसकी वजह से आपका प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो। प्रोफेशनल बिहेवियर, एक्टिंग इन अ वे दैट अपहोल्ड्स reputation of profession, comply with all laws and regulations, avoid any action that discredits the profession। उसके बाद हमारा कौन से है? उसके बाद है हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इसका मतलब होता है कि टू अटेन एंड मेंटेन, अटेन भी करना है थ्रू एफर्ट्स, और उसको फिर बाद में मेंटेन भी रखना है। ये नहीं कि एक दफा पढ़ के भूल जाना, उसको मेंटेन भी रखना है, ठीक है? क्या मेंटेन रखना है? टू अटेन एंड मेंटेन स्किल्स एंड नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू परफॉर्म क्वालिटी ऑडिट। टू अटेन एंड मेंटेन skills and knowledge necessary to perform
क्वालिटी ऑडिट। उसके बाद हमारा आता है ड्यू केयर। ड्यू केयर का क्या मतलब होता है? टू एक्ट डिलिजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है? थॉरली, केयरफुली, ऑन टाइमली बेसिस। ए टू जी सारी चीजों को आपने केयरफुली हैंडल करना है। तो हमारा एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है इंटेग्रिटी को, प्रोफेशनल बिहेवियर को, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को और ड्यू केयर को। अब ये कैसे आता है? अब जो है हमारा आगे आएगा स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम आ गया हमारा। अच्छा, अब जो सीए फर्म्स होती हैं, जो सीए प्रैक्टिस है, वो एक बिजनेस है। और उसका जो है एट द एंड गोल क्या है? प्रॉफिट चाहिए उसको। लेकिन आपको आप जो भी आपको ऑडिट इंगेजमेंट आए, कोई आपके पास क्लाइंट आए बोले कि हमने आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो बहुत ज्यादा कमर्शियल और बहुत ज्यादा एथिकल मैटर्स होते हैं जो कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए किसी भी इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। और ये भी देखना चाहिए कि ऑडिटर और क्लाइंट दोनों दोनों मिलके सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2017 ने बताई है। कभी कभी जो होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, तो उन्हें एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही आपको आइडेंटिफाई करके तो आपको जो है ऑडिट डिक्लाइन करना इज एब्सोल्युटली फाइन। हमारी जो बुक है वो भी यही कहती है। सेवरल कमर्शियल्स एंड एथिकल मैटर्स should be considered by an external auditor when considering the acceptance of a new audit engagement. Auditors and clients must follow the legal requirements set out in Companies Act 2017. Audit practices are business and their objective is to make profit. However, this does not mean that the practice should automatically accept every engagement that is offered to it in order to maximize profit. ये नहीं कि हर engagement accept कर लो. Circumstances may arise where it is appropriate to decline the offer of an audit appointment for either commercial or ethical reasons. अब वो कौन सी जो है problems हैं? आपको आपके जो है एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है कि आपका अगर जो है बिग कोई क्लाइंट है, वो सक्सेसफुल क्लाइंट है, तो आपको जो है वो पेमेंट ज्यादा मिलेगी। लेकिन हमने ये देखना होता है कि थ्रेट के सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किसको आता है? टू कंप्लायंस विद प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये दोनों जो है इस चैप्टर में और इसके पास पेपर में ये दोनों साथ आएंगे। ये दोनों प्रिंसिपल साथ आएंगे, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी। और ये कब आता है? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है जो कि इन्वॉल्व हो इलीगल एक्टिविटीज में, डिसऑनेस्ट हो, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस हो उसकी, और अनएथिकल बिहेवियर हो। कैसे इलीगल एक्टिविटी? मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो, टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व हो। स्मगलिंग क्यों करते हैं? स्मगलिंग ये करते हैं कि आप अपने कंट्री में कोई कोई ऐसी चीज अपने कंट्री में लाना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो कंट्री से जो कि बैंड है और आप लीगल चैनल नहीं यूज कर सकते। वो वाला कोई इस तरह चीज इंपोर्ट करने के लिए। और ये होता है कि आप स्मगलिंग तब करते हो कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए। आप कस्टम ड्यूटी से बचते हो, आपकी जो परचेजेज है वो अंडर स्टेट हो जाती हैं, और जब आप फिर उनको सेल करते हो तो आपका रेवेन्यू जो है, फिर इस रेवेन्यू आपका जब रेवेन्यू आता है तो आपका प्रॉफिट आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट हो जाता है। इस तरह आपकी फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो इन ग्रोथ नजर आती हैं। तो अगर वो आपका क्लाइंट और डिसोनेस्ट कैसे होता है? अपनी लाइबिलिटीज ही ना बताए सही से। क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? वो ये हो सकती हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पहले ही वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। एक मशीन है, वो दरा दरा आप यूज किए जा रहे हो, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन उस लिहाज से रिकॉर्ड नहीं की हुई। उसकी डेप्रिसिएशन जो है, आपने उसकी यूजफुल लाइफ उस लिहाज से एस्टिमेट नहीं की हुई। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक आपकी वो है, एस्टिमेशन है। एक आप इस तरह करते हो कि रिसर्च आप जो है रिपेयर कराते हो मशीन को, उस रिपेयर कराते हो मशीन को और कह देते हो जी ये ओवरहोलिंग उसको कह के तो कैपिटलाइज कर लेते हो। तो ये क्वेश्चनेबल आपकी जो है प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद अगर अनएथिकल बिहेवियर में आपका क्लाइंट इन्वॉल्व हो, मतलब कि कह लें कि
एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको देती है? जो मार्केट में बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आपकी कंपनी अब क्या करती है? ऑफिशियल्स को ब्राइब कर लेती है। ब्राइब कर लेती है तो ये अनएथिकल तरीके से उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब ब्राइब करेगी, अब वो पैसे जो है वो डायरेक्टर वगैरह या सीएफओ सीईओ अपने पॉकेट से तो नहीं देगा, वो तो कंपनी के फंड से देंगे। तो उनको फिर क्या दिखाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कंसल्टेंसी एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस। हमने फिर इंक्वायरी करना है मैनेजमेंट से कि यार ये हमें बताओ ये कैसे है कंसल्टेंसी एक्सपेंस। तो अगर हमें एक्सेप्टेंस स्टेज पे पता चल जाए कि हमारा क्लाइंट जो है वो उसकी रेपुटेशन ही एक फ्रॉड की है, तो हमें पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले से क्या है, तो हमें फ्रॉड नजर आएंगे। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आएगा। फाइनेंशियल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किस लिए आता है? कोई फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से, कोई पर्सनल बेनिफिट की वजह से, जिससे हम जो है क्लाइंट रिटेंशन, या फिर हम जो है कि हमें प्रॉफिट आता रहे, ये क्लाइंट हमें फी देते रहे, तो हम हो सकता है कि इतनी अपनी फेयर जजमेंट हमारी जो है इन्फ्लुएंस हो जाए, हमारा जो है प्रोफेशनल बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए। तो फिर क्या होता है कि मार्केट में आपकी एक नेगेटिव कवरेज हो जाती है, आपका जो है आपका रेपुटेशन इस तरह बन जाती है कि यार ये फर्म सही ऑडिट नहीं करती, आगे जाके फ्यूचर्स में आपको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के क्लाइंट को एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही आपने मना कर देना होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लाइंट जो है ये इसकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है? ये हम क्या करेंगे? हम पहले तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे। इसका पास पेपर भी 3 स्टेप्स में परफॉर्म करना होता है। हम क्या करेंगे? पहले थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस थ्रेट को हम इवेल्युएट करेंगे। किस लेवल का थ्रेट है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये थ्रेट आया है या आएगा, या हमें कितनी प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से फेस करनी पड़ेगी? उसके बाद कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं, जनरल सेफ गार्ड्स हमारी book में हमें बताए हुए हैं। वो सेफ गार्ड्स होते हैं, वो सेफ गार्ड्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, हम उसका ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, हम उसका इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। इसको एक दफा रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। थ्रेट टू compliance with principle of integrity or professional behavior might be created, for example, from questionable issues associated with the client। हमारे लिए जो है थ्रेट आएगी टू कंप्लायंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, अगर क्लाइंट क्वेश्चनेबल इश्यूज एसोसिएट है क्लाइंट के साथ। जब क्लाइंट में उसके ओनर्स के साथ, उसकी मैनेजमेंट के साथ, उसकी एक्टिविटीज के साथ डायरेक्टर जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज ही नहीं करता, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो अपने रिलेटिव्स के साथ वो बिजनेस करता है, तो क्या क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस एसोसिएट हो गई हैं उसके साथ। Issues that, if known, might create such a threat that includes client involvement in illegal activities, dishonesty, questionable financial reporting practices और unethical behavior। इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब जो है अब हम उसको इवेल्युएट करेंगे। हम इवेल्युएट कैसे करेंगे? हमें अंडरस्टैंडिंग और हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी? क्लाइंट की, उसके ओनर्स की, उसके मैनेजमेंट की, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, और पांचवा उसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि क्लाइंट्स कमिटमेंट क्या है टू एड्रेस क्वेश्चनेबल इश्यूज, कि अगर उसको छोटा मोटा फ्रॉड हो रहा है, कैश एम्बेजलमेंट हो रही है, तो उसको एकदम उन्होंने जो है क्लाइंट ने अपने इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी को नोट किया और उसको स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं। सेफ गार्ड्स बुक में इधर नहीं लिखे हुए, सेफ गार्ड इसके ये हैं। पहले वैल्यूएशन फैक्टर्स हम रीड करते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, इट्स ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड बिजनेस एक्टिविटीज, ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह हम इवेल्युएट करेंगे थ्रेट को। और किस तरह? क्लाइंट्स कमिटमेंट टू एड्रेस द क्वेश्चनेबल इश्यूज, टोन एट द टॉप आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल, थ्रू इंप्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं? परचेज ऑर्डर जो है वो आपके कैश हैंडलिंग स्टाफ से अलग है कि नहीं? उसके बाद सेफ गार्ड्स क्या है? प्रोफेशनल ऑब्टेन प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर फ्रॉम प्रेडिसेसर ऑडिटर। और दूसरा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है? सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
through other sources that client deals with. Whom? With whom? With whom client deals with. ये इसके सेफगार्ड्स आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट आगे जो है हमारा होने लगा है। उसके बाद बाकी दो प्रिंसिपल्स कौन से थे? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर। एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट आपको आता है इनटू, जो कि आपको रोकता है कंप्लाई करने से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल के साथ। और वो कब आता है? कि अगर आपकी टीम के पास वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है, और वो आपके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि आप जो है वो एक क्लाइंट का ऑडिट कर सको। इसके वैल्यूएशन फैक्टर्स क्या होते हैं? इसके वैल्यूएशन फैक्टर्स ये होते हैं कि आपने नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस आपको बताना चाहिए। नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैंकिंग कंपनी, एक जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में से आपके पास जो है वो क्लाइंट आया कि हमारा ऑडिट करें। नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, अगर हमारे फर्म को सिर्फ एक्सपीरियंस है कन्वेंशनल बैंक का ऑडिट करने का, और जो ये बैंक आया हमारे पास, हमने इसके देखी नेचर ऑफ बिजनेस देखा, तो ये क्या है? ये इस्लामिक बैंक है। अब हमें पता ही नहीं कि यार इस्लामिक बैंक का आप ऑडिट किस तरह करते हैं या डिफरेंटली करते हैं, या इतनी एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमें पता ही नहीं कि इस्लामिक बैंक अगर मुराबाहा पे चलता है। अब मुराबाहा क्या होता है? वो होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस्लामिक बैंकिंग इंटरेस्ट पे नहीं चलती। ठीक है, मुराबाहा में ये होता है कि बैंक जो होता है, बैंक एसेट परचेज करता है, उसे मार्कअप के साथ क्लाइंट को बेच देता है, और ये होता है कि आपका जो है थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑब्टेन हुआ है। जिस तरह आप एक पेन खरीदते हो 10 रुपए का, आपने आगे पेन सेल कर दिया 12 रुपए का, तो मार्कअप लगाया आपने, प्रॉफिट के साथ बेच दिया, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व हुआ। या आपका बैंक जो है जिस तरह लीजिंग अगर करता है, एक नॉर्मल बैंक तो लीजिंग पे जो है इंटरेस्ट के ऊपर चलता है, लेकिन इजारा, इस्लामिक बैंकिंग इजारा पे चलती है। वो लीज की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एसेट परचेज करते हैं, रेंट पे दे देते हैं। कह दो मंथ, आप कह दो मंथली रेंट आपका 50,000 आपने देना है, एंड पे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एसेट जो है वो बैंक को जाता है, या जो है वो क्लाइंट को चला जाता है। तो इस तरह आपको नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस पता होना चाहिए। आपको फिर पता चलता है आपके पास वो नेसेसरी एक्सपर्टीज है कि नहीं। ये वैल्यूएशन फैक्टर है इसका। कंप्लेक्सिटी ऑफ जो है इट्स ऑपरेशंस, क्लाइंट जो भी बिजनेस कर रहा है उसके ऑपरेशन में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, आप उसके साथ डील कर भी सकते हो कि नहीं। अब हमारी फर्म ने सिर्फ सिंगल एंटिटी का ऑडिट करना सीखा है। आपके पास क्लाइंट आता है, वो होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर जी 12 सब्सिडीज हैं। अब सब्सिडीज का क्या करना होता है? हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। अब कितनी अब ट्रांजैक्शंस कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, हमें पता ही नहीं है। अगर पता ही नहीं होगा ये कि हमारी टीम को इतने ज्यादा एक्सपर्टीज भी नहीं होगी, क्योंकि आपकी टीम में बहुत ज्यादा जो है, एक तो सीए भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा और भी होते हैं, बी कॉम वाले, आपके एम कॉम वाले भी होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपस की ट्रांजैक्शन है, जो एक पेरेंट कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ की होती है, तो उसको कैंसिल करना होता है, किसका डिविडेंड रिकॉर्ड करना है, किसका डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करना, आपको यही नहीं पता होगा, आपको एनसीआई का ट्रीटमेंट ही नहीं करना आता होगा। ऊपर से अगर आप कह लो कि यार आपकी होल्डिंग कंपनी ने एक स्पेशल पर्पस एंटिटी भी खोली हुई है, वो भी ऑफशोर, इसको और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, वो भी ऑफशोर। अब जो है ऑफशोर कंपनीज किधर वो होती हैं, बेस्ड होती हैं? ज्यादातर ऑफशोर कंपनीज उधर बेस्ड होती हैं जिधर फॉरेन टैक्स जो होता है आपका वो मिनिमम होता है टैक्स हेवन कंपनीज में। जिस तरह के मैन आपका है, टैक्स हेवन कंपनी है। तो इस तरह जो आपके इस तरह की कंपनीज को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस तरह की कंपनीज का अगर आपको क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आपने जो है फिर दोनों लिखने हैं। उसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर तो वो होगा ही इफेक्ट, लेकिन आपका कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर भी इफेक्ट होगा। तो ये होता है, ये लीगली जो है ये आपकी, अगर एक कंपनी ने स्पेशल पर्पस एंटिटी खोली हुई है, ये एक स्पेसिफिक काम के लिए होती है, और ये अपने ओनर से डिफरेंट होती है।
ज्यादातर इसका काम किस लिए होता है? इसका काम ज्यादातर फ्रॉड में होता है कि जिस तरह कह लो, इसका काम ज्यादातर फ्रॉड में होता है। ऑफ द बैलेंस शीट ट्रीटमेंट अगर आपने कोई करना है, अगर आपने अपना डेट नहीं दिखाना, आप चाहते हो कि हमारी जो है इस कंपनी की, हमारी ये जो मेन कंपनी है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेट इतना नजर ना आए, तो आप क्या करते हो, आप स्पेशल पर्पस एंटिटी खोलते हो, उसके नाम के ऊपर आप लोन लेते हो और आप उसके नाम के ऊपर जो है फिर बिजनेस करते हो। और ये भी होता है कि अगर आपकी स्पेशल पर्पस एंटिटी को लॉस हुआ है, तो वो लॉस सिर्फ एसपीई तक ही महदूद रहेगा। वो आपकी होल्डिंग कंपनी जो है एसपीई तक ही महदूद रहेगा, वो आपकी होल्डिंग कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह एक पावर प्लांट खोलना है लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो लॉस जो है वो एसपीई तक ही रहेगा। टेलीकॉम कंपनी है, क्योंकि ये जनरल आपका जो है, ये टॉपिक बहुत जनरल है, इसमें मैं इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि अगर आई कैप में कोई भी सिनेरियो है तो हो सकता है हमारा जो है गैस चल जाए। कोई भी सिनेरियो आए तो आप उसको जो है टैकल कर सको। अब टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी एक्सपैंड करना चाह रही है, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी क्या चाह रही है कि वो एक्सपैंड करे, तो वो क्या करेगी, वो एक एसपीई ओपन करेगी। एसपीई ओपन करेगी, स्पेशल पर्पस एंटिटी ओपन करेगी। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो बोर्विंग लेगी, फाइनेंस लेगी, और इस तरह मेन कंपनी आपकी डेट दिखाने से वो बच जाती है। अवॉइड शोइंग डेथ डेट। अब हमारे, अगर हमें पता ही नहीं होगा, हमारे पास इतनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं होगी, वो क्लाइंट कह देगा ये तो जी सेपरेट, ये तो जी लीगली सेपरेट होती है, इसकी तो नहीं कंसोलिडेशन में दिखानी होती। तो आपको खुद भी नहीं पता होगा, तो आप बोलोगे ठीक है, आप मैनेजमेंट के ऊपर रिलाई कर जाओगे। बाद में जब पता चलेगा कि यार इसका ऑडिट किस फर्म ने किया है, वो आपकी फिर मार्केट में नेगेटिव कवरेज हो जाएगी, आपके रेपुटेशनल रिस्क आएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट की, एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट आपसे चाह क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिक्वायरमेंट को समझे बगैर ही ऑडिट एक्सेप्ट कर लो। आपका क्लाइंट कह रहा है उसको ड्यूअल वो चाहिए, रिपोर्टिंग एंगेजमेंट चाहिए। वो कह रही है कि हमारी जी होल्डिंग कंपनी जो है ना, हमारी होल्डिंग कंपनी है यूएस में बेस्ड है, तो हमें एक इधर के आईएफआरएस के मुताबिक चाहिए रिपोर्ट, और हमें एक जो है, हमें एक दूसरी रिपोर्ट चाहिए जो यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जीएएपी गाप के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप बोलोगे यार चलो छोड़ो, ये वाली तो बनाते हैं ना, ठीक है, ये वाली के ऊपर रिपोर्ट दे देते हैं, और इसके ऊपर जो है फिर आप कोई इतनी क्वालिटी रिपोर्ट नहीं दोगे, तो उससे क्या होगा, उसके आपको होल्डिंग कंपनी जो है वो मिसलेड हो सकती है, वो आपके ऊपर केस कर सकती है, आपके ऊपर जो है लीगल रिस्क आ सकता है, आपके ऊपर फिर रेपुटेशनल रिस्क भी आ सकता है। आपका लीगल रिस्क, कहीं पे आपका केस हो गया आपकी कंपनी के ऊपर, तो वैसे ही लोग आपसे ऑडिट नहीं कराते। पर्पस, नेचर, स्कोप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। Purpose, why audit is being done. Nature, what type of engagement it is. Or scope, how deep and extensive the work should be. What to check, how to check, when to check. आपने जो है मैनेजमेंट को पहले से ही बताना होता है कि हम ये ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, ये वाली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, ताकि जो हमारे ऊपर आगे टाइम लिमिट होती है, मैनेजमेंट पहले से ही वो इन्वॉइसेस तैयार करके रखें, आप डिस्टर्ब ना करो जो है एम्प्लॉयज का, उस कंपनी के एम्प्लॉयज का काम ज्यादा डिस्टर्ब ना करना पड़े। तो अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपने क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, आप मैनेजमेंट को कैसे बताओगे, आप एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट्स में कैसे लिखोगे? जैसे कि कह लो कि, हाँ, पहले से आप बता दोगे ना। नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्रीज और सब्जेक्ट मैटर एक्सपीरियंस विद रेलिवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अच्छा हाँ, मैं ये बताने लगा था आपको कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक में कन्वर्ट होने जा रही है, तो फिर क्या होगा, वो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगी। तो इस तरह की कंपनी का जब आप ऑडिट करने जा रहे होते हो, तो आपने जो है उसका नेचर, पर्पस, स्कोप ऑफ ऑडिट के जो हमने वैल्यूएशन पॉइंट पढ़ा है, बहुत ज़्यादा आपने एक्सटेंसिव वर्क करना होता है, आपका वर्क और ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना होता है।
आपके शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदने होते हैं। तो इस कंपनी का ऑडिट आपको ज़्यादा थोरोली करना पड़ता है, ज़्यादा ड्यू केयर के साथ, ज़्यादा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ करना पड़ता है। और जो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लिस्टेड हो जाती हैं, SCCP जो आपका कमीशन है उनको स्पेशल अटेंशन देता है। बाद में अगर कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए, आपके इन्वेस्टर्स मिसलेड हो सकती हैं, आपका जो है फिर आपको पेनल्टीज वगैरह पड़ सकती हैं। तो लॉस आया कि नहीं आया, प्रोफेशन रेपुटेशन रिस्क आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी होती हैं। अच्छा, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर। आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री का ऑडिट आपने किया है, आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के ऑडिट में बहुत ज़्यादा नाम हो। अब आपको जो आया है, ऑडिट आया है, वो एक अलग इंडस्ट्री, अलग सेक्टर से आया है। जिस तरह कह लो कि आपका ऑयल और गैस सेक्टर से आया है। ऑयल और गैस सेक्टर में फिर आपने जो है इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज का भी आपको पता होना चाहिए। आपने रिजर्व एस्टिमेशन करनी होती है, आपने डीकमिशनिंग कॉस्ट देखनी होती है, फिर आपने ये देखना होता है कि आपकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट को कैपिटलाइज तो नहीं किया हुआ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होगी तो आप फिर जो है पता उसको, उस इंडस्ट्री का देख सकते हो। उस इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रांजैक्शंस वगैरह चेक होती हैं, आपकी इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, आपकी जो है फिर साइट को रिस्टोरेशन करनी होती है, उसके लिए आप प्रोविजन रिकॉर्ड करते हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि साइट रिस्टोरेशन में कितने पैसे आते हैं, तो वो जो प्रोविजन क्रिएट की होगी वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक प्रोविजन क्रिएट की होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे वैल्यूएट करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रू एग्जिस्टेंस of quality management policies and procedures designed to provide reasonable assurance that engagements are accepted only when they can be performed। आपकी फर्म में होती है क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसीज कि हम ऑडिट सिर्फ तब एक्सेप्ट करते हैं सारी इंगेजमेंट रिक्वायरमेंट्स चेक करके, जब हमें 100% हमें श्योर हो जाता है कि हमें क्वालिटी ऑडिट कर सकते हैं, क्वालिटी रिपोर्ट दे सकते हैं, हमारे पास इतनी स्किल्स हैं, इतने हमारे पास एक्सपर्टीज हैं। अच्छा, एक आपका एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है जो कि ये सारा जो है थ्रू आउट द ऑडिट देखता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट मेंटेन हो रही होती है। फिर आपका जो है मिनिमम आपको 2 एंगेजमेंट पार्टनर चाहिए होते हैं जिनके पास नॉलेज हो उस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए। एक दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होता है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होता है, वो फिर सारी आपकी रिपोर्ट देखते हैं और फिर वो कहता है कि हाँ, वो उसे कहते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास पेपर में आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, अगर आपका पास पेपर में क्वेश्चन है जिस तरह कि आपके इंश्योरेंस कंपनी का आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि यार हमारा ऑडिट करो, लेकिन आपका ये पहले क्लाइंट है और आपके सिर्फ एक एंगेजमेंट पार्टनर को पता है कि इस क्लाइंट का ऑडिट कैसे करना है, तो उसका मतलब कि एब्सेंस ऑफ अनदर एंगेजमेंट पार्टनर रेजेस क्वेश्चन ऑन how the firm will ensure engagement quality review। engagement quality review बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर इसके सेफगार्ड्स क्या हैं? इसके सेफगार्ड्स ये हैं कि आपने असाइन करना है सफिशिएंट इंगेजमेंट पर्सनल को विद नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज। लो जी, वो कह रहे हैं कि आपकी एक तो टीम के पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप हायर करोगे, कंसल्टेंट्स को हायर करोगे। लेकिन फिर आपने ये भी देखना है कि वो कंसल्टेंट्स जो हैं वो क्रेडिबल हों, उनकी मार्केट में एक रेपुटेशन जो हो वो क्रेडिबल रेपुटेशन हो। उसके बाद आपने जो है क्वांटिटी वाइज भी राइट नंबर और राइट एक्सपीरियंस हो उनके पास। फिर या तो आप क्या कर सकते हो, आप सफिशिएंट इंगेजमेंट पर्सनल्स को कैसे कर सकते हो? थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग योर टीम, ट्रेनिंग अपनी टीम को ट्रेन करके, ट्रेनिंग जो टीम जो कि फिर उस क्लाइंट का ऑडिट परफॉर्म करेंगे। फिर आप रियलिस्टिक टाइम फ्रेम्स पे आपने जो है परफॉर्मेंस ऑफ इंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है। ये नहीं कि आपके एक ऐसा इंगेजमेंट है जिसको मिनिमम 5 वीक चाहिए, क्लाइंट कह रहे हैं यार हमें जल्दी, आप 2 वीक्स में कर दो, फिर उसको बोलो हम ऑडिट नहीं करेंगे, हम फिर रिव्यू करेंगे।
टाइम कम है, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम पे आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, या फिर आप जो हो एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट हायर कर लो यूजिंग एक्सपर्ट वेयर नेसेसरी, जिसको जो है आईएफआरएस का भी नॉलेज हो, जिसको आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी नॉलेज हो और लॉस का भी नॉलेज हो, और किससे रिलेटेड, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योरेंस से रिलेटेड, आईटी कंपनी आई है तो आईटी से रिलेटेड। ये हमने देख लिया। ये सिर्फ ये लिखा है कि यार आप जो एक्सपर्ट हायर करोगे आपने देखना है कि यार उसको एथिकल स्टैंडर्ड्स का पता हो, उसको उसको जो है वो आपके पास इतनी, उसके बाद उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, एक्सपर्टीज हो उसके पास, और आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो कि आप उसको हायर कर सको। ये नहीं कि आधे से ज़्यादा आपको जो फी मिली है वो आपने एक्सपर्ट को ही दे दी है। फिर हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स ऑफ आउटगोइंग ऑडिट, इनकमिंग ऑडिटर। एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, फिर प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टोरी टाइम आ गया आपका। तीन केसेस हैं, ये तीनों केसेस बड़े ध्यान से सुनने हैं। आप जिस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो के आपने पहले तो देखना है क्लाइंट से रिटन परमिशन लेनी है, रिटन परमिशन लेनी है ये, ताकि क्लाइंट एंड पे मुकर ना सके बाद में कि हम जो हैं प्रेडिसेसर ऑडिटर से कांटेक्ट करना चाहते हैं। परमिशन क्यों लेनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, ताकि ब्रीच ना हो। परमिशन लेनी है, पहला केस है कि अगर क्लाइंट रिफ्यूज कर दे तो ये बड़ी सीरियस स्कोप लिमिटेशन है, वो अगर इधर ही एक्सेप्टेंस स्टेज पे स्कोप लिमिटेशन लगा रहा है तो आगे जाके तो और ज्यादा स्कोप लिमिटेशन लगाएगा, इस तरह के क्लाइंट का ऑडिट नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है। दूसरा केस, रिटन परमिशन लिया आपने क्लाइंट से, रिटन परमिशन ली, क्लाइंट ने आपको टू कॉन्टैक्ट प्रेडिसेसर ऑडिटर, क्लाइंट ने आपको कह दिया आप कॉन्टैक्ट कर लें प्रेडिसेसर ऑडिटर से। उसके बाद यू विल प्रॉम्प्टली apologies, आप प्रॉम्प्टली जो है वो प्रेडिसेसर ऑडिटर को राइट करोगे, और उस उससे आप इश्यूज रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस स्टेज के बारे में इंक्वायर करोगे। वो इश्यूज क्या इंक्लूड करेंगे, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, डिसएग्रीमेंट्स विद मैनेजमेंट अगर कोई है, जिस तरह हमने देखा था कि मैनेजमेंट कह रही थी प्रोविजन 350 रिकॉर्ड करेंगे, ऑडिटर कह था नहीं 375 होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट ने कोई स्कोप लिमिटेशन तो नहीं लगाई, या फिर कोई ओवरड्यू फीस तो नहीं, ये नहीं कि मैनेजमेंट ने आपसे ऑडिट करा ली और एंड पे फीस नहीं दी, कि आप हमें पहले बताओ कि यार आपने जो है क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया, एडवर्स ओपिनियन क्यों दिया है, इसको चेंज करें, हम आपकी फीस नहीं देंगे तब तक। तो ये सारी चीज़ें आपने इंक्वायर करनी है। अब केस नंबर 2 ये है कि आपका प्रेडिसेसर ऑडिटर जो पुराना ऑडिटर है वो हम जो होंगे वो पोस्ट ऑडिटर होंगे या इनकमिंग ऑडिटर होंगे। तो प्रेडिसेसर ऑडिटर आपको फिर बताएगा सारा कि ये मेरी डिसएग्रीमेंट्स हुई थी, इश्यूज रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस स्टेज बताएगा। आपने देखना है कि अगर सेफ गार्ड्स लग के वो इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं तो उस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर लें। अगर सेफ गार्ड लगा के भी इश्यूज नहीं सॉल्व हो रहे तो इस तरह के क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। तीसरा केस क्या है कि सारा परमिशन ले ली, आपने लेटर सेंड कर दिया, प्रेसेस राइटर का रिप्लाई नहीं आया, फिर आपने जो है थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्सटर्नल कंफर्मेशन से क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। इसको हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन पोस्ट अकाउंटिंग है, जरा यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग लिखा हुआ, इसको हम करते हैं क्रॉस, और यहाँ पे हम जाते हैं। कम्युनिकेशन विद प्रपोज्ड ऑडिटर, प्रोसीजर्स ऑफ इनकमिंग ऑडिटर। अब जो मैंने स्टोरी सुनाई है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे 4 मार्क्स का पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। obtain written permission from the client to contact predecessor auditor due to confidentiality principle। क्लाइंट से रिटर्न परमिशन ली, कॉन्टैक्ट इस चीज की परमिशन कि प्रेडेसेसर ऑडिटर से बात करनी है। उसके बाद केस नंबर 1, इफ परमिशन इज गिवन, राइट टू प्रेडिसेसर ऑडिटर टू आस्क अबाउट मैटर्स रेलिवेंट टू एक्सेप्टेंस। हमने परमिशन मिल गई, प्रेसेसर ऑडिटर को हमने लिखा, उसे पूछा
issues matters relevant to acceptance, integrity of management, overdue fees, disagreements कोई है और scope limitation imposed by management, और रीजन फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर। रीजन ये भी हो सकती है कि लड़ाई की वजह से चेंज किया हो, या फिर ये हो सकता है कि 2 साल से ज्यादा एक ही ऑडिटर आपका अगर ऑडिट कर ले, फिर फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाती है, रिलेशंस बनने लग जाते हैं, फिर आपका ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है, तो अच्छी बात होती है कि आप ऑडिटर चेंज कर लो। आपने पूछ लिया उससे। तो इफ प्रेडिसेसर, ये पॉइंट 3 इसको करो, ठीक है। इफ प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट्स इश्यूज, इनकमिंग ऑडिटर should still not accept engagement if even after implementing safeguards issued are not resolved। प्रोसेसर ऑडिटर ने इश्यूज बताए, सेफगार्ड्स लगाने के बावजूद इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे, फिर एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। केस नंबर 2, आपने रिटर्न परमिशन ली, ठीक है। ऑब्टेन रिटर्न परमिशन फ्रॉम क्लाइंट। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस permission, it is serious scope limitation in itself, auditor should not accept engagement। दूसरा, अब तीसरा केस के if predecessor auditor does not reply, incoming auditor should obtain information from other sources. For example, third party or background checks on management or those charged with governors। ठीक हो गया। प्रोसीजर्स ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर की स्टोरी सुने। इनकमिंग ऑडिटर ने, अब हमने आउटगोइंग ऑडिटर बन के सोचना है। इनकमिंग ऑडिटर आया, उसने हमें कांटेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले क्लाइंट से इजाज़त लेंगे कि हमें जी आपके इनकमिंग ऑडिटर का मैसेज आया है और हम इसको इसके साथ कांटेक्ट कर लें ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। परमिशन, रिटर्न परमिशन मिल गई आपको। आपने जो है, इफ परमिशन इज ग्रांटेड, रिप्लाई प्रॉम्प्टली एंड ऑनेस्टली विद रेलिवेंट फैक्ट्स विदाउट एनी एम्बिग्विटी। आपने जी उस प्रोपोज्ड ऑडिटर को बताना है प्रॉम्प्टली, ऑनेस्टली और एम्बिग्विट विदाउट एम्बिग्विटी रेलिवेंट फैक्ट्स बताने हैं कि यार ये मसला था। और दूसरे, अब केस नंबर 2 इसमें क्या है कि क्लाइंट ने आप हमें जो है प्रेडिसेसर ऑडिटर को परमिशन ही नहीं दी, तो आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिर भी इनकमिंग ऑडिटर को बताओ कि यार क्लाइंट ने जी हमें परमिशन नहीं दी। कभी कभी ये होता है कि क्लाइंट इनकमिंग ऑडिटर को कह देता है हाँ हाँ आप बात करें प्रेडिसेसर ऑडिटर से। प्रेडिसेसर ऑडिटर जब पूछता है तो क्लाइंट कहता है कि नहीं, उसको जवाब नहीं देना। तो इसका मतलब कि फिर प्रेडिसेसर हमें कह रहा है कि आप बात कर लो, उसको कह रहा है कि इसको रिप्लाई नहीं करना। ये क्या दोगली हरकत है। आप प्रेडिसेसर ऑडिटर फिर आपको बताएगा क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी, क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी, इसका मतलब ये स्कोप लिमिटेशन है उस क्लाइंट का। आपने वो स्कोप लिमिटेशन भी लगा रहा है, क्लाइंट तेज भी है, इसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना आपने, ठीक है। इफ क्लाइंट रिफ्यूजेस परमिशन, इनकमिंग inform the incoming auditor that you cannot respond due to restriction placed by the client। This creates scope limitation and incoming auditor should not accept engagement। आगे आपका आ जाता है वर्क कॉम्प्लीमेंट्री टू एग्जिस्टिंग ऑडिटर और सेकंड ओपिनियन। अब कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, जो एक चीज दूसरी चीज को कंप्लीट करती हो। जिस तरह कभी कभी कह देते हैं कि जो बिस्किट है, बिस्किट कॉम्प्लीमेंट्स टी, बिस्किट आपकी चाय को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो इसी तरह कभी कभी मैनेजमेंट और ऑडिटर, एग्जिस्टिंग ऑडिटर के दरमियान ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, तो क्लाइंट कहता है कि हम जो लेंगे, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। फिर वो एक दूसरा ऑडिटर हायर करता है, तो उस ऑडिटर के अब बन के हम सोचेंगे वो हमारा है वर्क कॉम्प्लीमेंट्री टू एग्जिस्टिंग ऑडिटर और सेकंड ओपिनियन। फिर हम वो जो उसका एग्जिस्टिंग ऑडिटर होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम जो है अपनी सेकंड ओपिनियन देंगे। लेकिन हम पूरा ऑडिट नहीं चेक करेंगे, जिस मसले पे जो मसले पे डिसएग्रीमेंट हुई है हम उसी के ऊपर सेकंड ओपिनियन देंगे। लेकिन इस तरह क्या होता है, इस तरह सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होता है टू कंप्लायंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। क्योंकि मैनेजमेंट आएगी हमारे पास, ऑडिटर ने नहीं जाना। ऑडिटर अपनी बात का पक्का है कि हमने जो कह दिया वो ठीक का है। क्लाइंट को मसला हो रहा है तो क्लाइंट सेकंड ओपिनियन लेगा, हम क्यों खर्चा करें। तो ये होगा कि क्लाइंट पूरी बात ना शायद बताए आपको, आपके पास जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप गलत ओपिनियन दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिटर्न परमिशन लोगे, पूरी बात जानोगे, उस एग्जिस्टिंग ऑडिटर को बोलोगे, नोटिफाई करोगे कि हमें ये काम मिला है, उसको बोलोगे आपने जितना उस मसले के ऊपर वर्क किया वो हमें बताएं, इंफॉर्मेशन भेजें। और फिर आप जो हो अपनी ओपिनियन दो कि उस ओपिनियन की कॉपी क्लाइंट को भी भेजोगे, एग्जिस्टिंग ऑडिटर को भी भेजोगे।
Sometimes proposed auditor is asked to perform work that is complementary to work of existing auditor or asked to give a second opinion. This creates threat to principle of professional competence and due care due to incomplete or missing information. इससे threat आ सकता है principle of professional competence और due care को incomplete और missing information होने की वजह से, या management may give false information. कॉमन सेंस है ना, तो जो ऐड कर लें, और मैनेजमेंट में हैव गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन. उसके सेफगार्ड्स ये हैं ताकि आपको थ्रेट ना आए. प्रोपोज्ड ऑडिटर must obtain written permission from the client to communicate with the existing auditor. Proposed auditor permission लेगा, existing auditor से communicate करेगा. Notify existing auditor about proposed work. Existing auditor को notify करोगे. Request information from existing auditor to ensure proper performance of the work. और फिर आप क्या करोगे? Existing auditor से तो information लोगे, फिर आप एक copy of opinion to existing auditor और client को दे दोगे. यहाँ पे जी हमारा सब सेक्शन जी खत्म होता है. सब सेक्शन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है. अब मैं इसके पास पर आपको दिखाता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा. स्प्रिंग 23 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने दो चीजें नोट करनी है. एथिकल इश्यूज एट एक्सेप्टेंस स्टेज क्या हो जी. रिक्वायरमेंट्स अगर हम पढ़ते हैं तो कैसे इसके पास पर क्वेश्चन आते हैं. In the light of Code of Ethics for Chartered Accountants, identify the threats to fundamental principles and discuss how your firm would evaluate these threats in context of accepting the engagement. Accepting the engagement. Ethical Code of Ethics. Ethical issues at acceptance stage. ठीक है सर. Also briefly discuss the safeguards available to your firm to address the threats. तीन चीजें बतानी है. एक तो हमने पहले ये देखना है कि एथिकल इश्यूज, एक्सेप्टेंस स्टेज. एक हमारा आगे टॉपिक है वो ओवरऑल ऑडिट से भी एथिकल इश्यूज करता है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना. पासिंग परसेंटेज 14% है, 86%. बच्चों क्या कर रहे हो? तो रिक्वायरमेंट गौर से पढ़नी है. 3 स्टेप्स: आइडेंटिफाई द इशू, इवेल्युएट द इशू, सेफगार्ड्स. अब हमें सिनेरियो छोटा सा दिया हुआ है. ये चिलाज इंश्योरेंस लिमिटेड है, इसने आपकी फर्म को अप्रोच किया है. अप्रोच योर फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023. लो जी, चिलाज लिमिटेड आया, कहता है जी हमारा आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनो. इफ योर फर्म एक्सेप्ट्स दिस एंगेजमेंट, यार इसको, if your firm accepts this engagement, it will be firm's first client in insurance company. लो जी, फर्म का फर्स्ट क्लाइंट है, तो फर्स्ट क्लाइंट है तो आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले आपने लिखना है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. A self-interest threat is created due to personal and financial benefit. Firm will gain its first insurance client. फिर आप बताओगे कौन सा प्रिंसिपल. सोचें. टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू के. पहली दफा किसी का ऑडिट करने जा रहे हो, परफेक्ट थोड़ी हो सकते हो, तो आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं है, वो आपने देखना है. ड्यू केयर से काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो आपने ये बताना है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इज क्रिएटेड ड्यू टू पर्सनल एंड फाइनेंशियल benefits and reputational benefits as firm will gain its first insurance client. This threat will affect the compliance with principles of professional competence and due care. आपके 2 मार्क्स मिल गए आपको. आइडेंटिफाई द थ्रेट कर लिया. इवैल्यूएशन फैक्टर्स आपने वही देखनी है. कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के थे. आपको नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस पता होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, उस किस इंडस्ट्री में वो कर रहा है, रेगुलेटरी रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद EQR, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू. क्या लिखा हुआ है इसने? अपार्ट फ्रॉम द ऑडिट partner, there is only one audit supervisor who have previous experience of handling insurance client. लो जी, सिर्फ एक इंगेजमेंट पार्टनर को पता है, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ अनदर इंगेजमेंट पार्टनर. इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कौन करेगा? तो इसको हम एक दफा
कोई भी वर्डिक यूज करो, इस चैप्टर में बहुत मार्जिन है आपके पास। आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने माइंड को सोचने से। सोचें, ये आपका जो है क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, इस तरह भी लिख सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रिंसिपल्स टू कंप्लायंस with principle of professional competence and due care arise। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट में क्या लिखेंगे? ओनली वन ऑडिट पार्टनर एंड एंगेजमेंट पार्टनर। यार, only one engagement partner and one supervisor have prior experience in dealing with insurance audit, creating knowledge gap। नॉलेज गैप आया तो इसका मतलब हमें पता चला कि यार ये तो थ्रेट आएगा फिर। फर्म may underestimate complexity of transactions leading to inadequate audit planning। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की वजह से इनएडुकेट ऑडिट प्लानिंग होगी आपकी। एंड may reach incorrect conclusion। However, हम अंडर एस्टिमेट द फर्म में अंडर एस्टिमेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, लेकिन उसको बैक किया। हाउएवर इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज, रिजर्व्स एंड एक्चुरियल वैल्यूएशन। हमें पता ही नहीं होगा तो हम किस तरह करेंगे? ओवर द टाइम इंश्योरेंस कंपनी, हमें पता ही नहीं होगा कि किस तरह अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करती है। क्या मतलब कि क्लाइंट के मरने पे या किस तरह, नहीं पता तो नहीं पता, इसके ऊपर रिसर्च करो, रिसर्च करो इसके ऊपर। एब्सेंस ऑफ अनदर पार्टनर विद इंश्योरेंस audit experience raises doubt about क्या? About who will perform the engagement quality control review। If engagement quality control review is not performed, क्या क्या यार, क्या लिखा हुआ है? Is not performed। If engagement quality control review is not performed effectively, the quality assurance process will be compromised। इससे क्या होगा? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का आप में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन करेगा। सो द ऑडिट क्लाइंट विदाउट सो एक्सेप्टिंग ऑडिट क्लाइंट विदाउट सफिशिएंट नॉलेज कुड डैमेज प्रोफेशनल रेपुटेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ये भी बता दिया कि इम्पैक्ट क्या आएगा। इसके सेफगार्ड उसने कहा बताने, 10 मार्क्स का सवाल है, इतना तो लिखना पड़ेगा ना, ये भी अभी थोड़ा लिखा हुआ है। सेफगार्ड्स क्या थे कि जो है ट्रेनिंग को अपने स्टाफ को, सफिशिएंट पर्सनल असाइन करो, रियलिस्टिक टाइम पे एक्सेप्ट करो, एक्सपर्ट हायर करो, यही आपने जो है उठा के छाप देने हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टाफ टू डेवलप कॉम्पिटेंस इन ऑडिटिंग इंश्योरेंस क्लाइंट्स बिफोर starting engagement। Hire consultants to assign sufficient personnel with adequate knowledge of insurance about audit and accounting of insurance client। Agree on realistic time frame for learning and quality review। for quality learning and training स्टाफ। स्टाफ को ट्रेन करने के लिए भी तो टाइम चाहिए होगा ना। और क्या है? हायर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। स्टाफ को नहीं ट्रेन करना, इतना टाइम नहीं है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट विद एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिसके पास इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एडिक्वेट नॉलेज हो। प्राइसिंग प्रिंसिपल्स क्या लगती हैं उसकी, ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। ऑल्सो कीप इन चेक एक्सपर्ट्स क्रेडिबिलिटी। ये हमारा 10 मार्क्स का सवाल पूरा हो गया। 3 स्टेप्स में किया, थ्रेट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने इवेल्युएट किया, सेफगार्ड्स बताए। क्योंकि बुक में जनरल लिखा था, हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, इंश्योरेंस क्लाइंट इंश्योरेंस क्रेडिट लिखना है। ठीक है, हमने ये नहीं लिखा कि यार एब्सेंस ऑफ अनदर एंगेजमेंट पार्टनर raises question to who will perform engagement quality review। हमने लिखा है engagement quality review of insurance client। आए हाय है,
उसके बाद ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड डिस्कस हाउ योर फर्म वुड इवैल्यूएट दीज थ्रेट्स इन कॉन्टेक्स्ट टू। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो छुपी हुई है। एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एंड एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस, कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल इश्यूज एट एक्सेप्टेंस, इसका सवाल आ गया। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस सेफगार्ड, सेफगार्ड बतानी है स्प्रिंग 22। ओ माय गॉड, 12 मार्क्स का सवाल। पासिंग परसेंटेज 23%, पासिंग परसेंट 23%, इसको कैसे करना है, इसको पढ़ते हैं। योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय रिसेंटली फॉर्म्ड आईटी कंपनी, रिसेंटली फॉर्म्ड है डाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड डीटीएल, ठीक है। डीटीएल जो है आपका for appointment as a statutory auditor. DTS is mainly owned by 3 foreign companies who are all registered abroad in tax haven companies. लो जी, टैक्स हेवन कंपनीज मतलब के अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस पॉलिसी, जो कि अच्छी नहीं समझी जाती। यूजर्स को लगेगा कि कंपनी से टैक्स नहीं दे रही, फिर वो बोलेंगे कि यार ये ऑडिटर क्या मतलब सही रिपोर्ट है इसकी कि नहीं सही रिपोर्ट, रेपुटेशनल रिस्क आएगा। ये ज्यादा इस तरह की कंपनीज होती हैं टैक्स हेवन कंपनीज। ज्यादातर कौन सी होती हैं, जो आपकी पनामा लीग्स में कंपनीज आती हैं। पनामा लीग्स में जो कंपनीज आती हैं वो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यूज होती हैं, तो ये टैक्स हेवन कंपनीज को अच्छा नहीं समझा जाता। योर फर्म डज नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटिंग आईटी कंपनी। लो जी, एक्सपीरियंस भी नहीं है। मतलब कि अगर टैक्स हेवन कंपनीज में आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है टू प्रिंसिपल ऑफ कंप्लायंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। आप बोलोगे यार ठीक है यार कोई मसला नहीं, क्लाइंट रिटेंशन, लेकिन फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर आपने ये भी बताना है। इनको अलग अलग डील करना है, पहले ये बताना है, फिर इसके पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, फिर इसको इवेल्युएट करना है, फिर इसके सेफगार्ड बताने। इसके सेफगार्ड्स क्या थे, इसके सेफगार्ड ये थे कि ऑब्टेन प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर फ्रॉम प्रेडिसेसर ऑडिटर, और दूसरा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन बेच के अदर सोर्सेज से या फिर मैनेजमेंट या फिर दो चार्ज विद गवर्नर्स के इंटेग्रिटी पे आप इंफॉर्मेशन गेन करें। वैल्यूएशन में इसका क्या था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट ओनर्स, दो चार्ज विद गवर्नर्स, बिजनेस एक्टिविटी क्लाइंट की, और उसका जो है कमिटमेंट टू एड्रेस क्वेश्चनेबल एथिकल वायलेशन विद इन दी एंटिटी। वो अपनी कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करता है कि नहीं, ये आपने सारा बताना है। उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में वही जो हम ऊपर लिख के आए हैं, ठीक है, सारा आपने बता देना है। और इसमें क्योंकि आपने, आपको ये नहीं बताया हुआ कि यार एंगेजमेंट पार्टनर को एक्सपीरियंस है, सिर्फ इसमें आपको एक जनरल बताया हुआ, तो इसमें आपने जनरली ही बताना है कि चेक, चेक इफ देयर आर जो है sufficient personnel, so if there are sufficient people who can perform the EQR। बता दिया आपने, सेफ गार्ड्स भी बता दिए सारे। अब आगे चलते हैं, आगे इसका क्या पास पेपर में सवाल है, ये आपका 4 मार्क्स का सवाल था। You are the quality control partner in audit firm. Following independent matters are presently under your consideration. Discuss the question that the firm action that the firm should take regarding communication with outgoing auditor. मतलब के procedures of incoming auditor. The firm has received offer for appointment as auditor of HL for the year ending 30th June 2023। वही होगा, क्लाइंट से परमिशन लोगे, ठीक है। क्योंकि अब आप जो हो ऑडिटर ऑफ एचएल हो, तो आपने क्या करना है कि ऑडिटर, इनकमिंग ऑडिटर should obtain written permission from Hyper Limited to communicate with predecessor auditor of Hyper Limited। आपने इस तरह इसको टैकल करना है। फिर आपने बताना है, तीनों केसेस बताने हैं कि ऑडिटर, ऑडिटर को आपने क्लाइंट से परमिशन ले ली, ऑडिटर को लिख दिया, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर को जवाब आया, जवाब नहीं आया, ठीक है, और ये आपके क्लाइंट ने मना कर दिया, क्लाइंट ने मना कर दिया, स्कोप लिमिटेशन, ऑडिटर ने इश्यूज बताए, सेफ गार्ड लगा के नहीं सॉल्व हो रहे, तो नॉट एक्सेप्ट, सेफ गार्ड लगा के सॉल्व हो रहे हैं तो एक्सेप्ट। फिर उसके बाद आपके क्लाइंट प्रेसेसर ऑडिटर ने जवाब ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया तो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन गेन करें। ये जी आपके पास पेपर थे, इससे ये जो है टॉपिक कंक्लूड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी इंथुजियास्टिकली मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप यू ऑल पास एंड हैव अ नाइस डे।